तो हम पढ़ेंगे पॉलिटी। पॉलिटी में हम मेनली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे, और जो एग्ज़ाम में कुछ आता है वही के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले करेंगे हम स्टार्ट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्टोरिकल जितने भी एक्ट्स हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा उठाया है, कुछ हमने अलग अलग कंट्री से उठाया है, और बहुत सारी जगह से जहाँ जहाँ से इंडिया एज कंट्री से उठाया वैसे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने जो प्री इंडिपेंडेंस से पहले जो भी एक्ट्स बने हैं, एक्ट्स आए हैं, उधर से उठाया है। और हमारा थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर बाकी हमारा जैसे हमारे फीचर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो भी फर्दर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, और लोकल गवर्नेंस है, फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ है, कौन इसका कस्टोडियन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉलिटी में थोड़ा थोड़ा ऐसे देख लेते हैं कि हमारा मेनली स्ट्रक्चर जो है भारत का, इंडिया का, वो कैसा है ना। तो पहले हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो फेडरल प्लस यूनिटरी है। फेडरल कैसे है? फेडरल मतलब संघीय है, और संघीय में हमारे पास फेडरल जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है? फेडरल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। उसमें हमारे पास सेंटर है, स्टेट है, और हमारे पास लोकल बॉडीज़ हैं। लोकल बॉडीज़ में हमारे पास दो है, एक है पंचायती राज सिस्टम है, इसको लिखूँगा PRS, और MNC म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इसको लिखूँगा मैं म्यूनसिपैलिटी, मेनली म्यूनसिपैलिटी वो है। तो 3 टियर सिस्टम है हमारे पास, 3 टियर है। 3 टियरों में गवर्नमेंट बनाती है, जैसे सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, स्टेट में अलग गवर्नमेंट, और आपका लोकल बॉडीज़ में अलग गवर्नमेंट है। अच्छा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? मतलब व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, या आप बोल सकते हो सुप्रीम लॉ है, सेक्रेड बुक है, फंडामेंटल्स लॉ है, जो किसी भी कंट्री को रन करने के लिए चाहिए होता है। इट इज़ अ सेक्रेड बुक, और यू कैन से फंडामेंटल लॉज हैं, जिससे हम सरकार को कितनी पावर देनी है, अगर उल्लंघन करता है तो कौन उसको रोकेगा, कैसे रोकेगा, क्या सजाएं हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या प्रोसीजर है किसी को निकालने का। अच्छा, उसकी टर्म कितनी है, कौन कितने टाइम के लिए वर्क करेगा, जैसे प्रेसिडेंट 5 साल के लिए, वाइस प्रेसिडेंट भी 5 साल के लिए। लेकिन कैग हो गया, यूपीएससी के जो चीफ हैं, और आपका इलेक्शन कमीशन है, वो सबके लिए 6 साल और 65 उनकी एज लिमिट है। वहाँ पे मिनिमम जो एज है उसके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन जो मैक्सिमम एज है कि वो 6 साल या 65 एज रिटायरमेंट के बारे में बताया गया है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक ऐसा है जिसके ऊपर गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट है वो डिपेंड करते कि वो कैसे फंक्शन करेगी, टू रन और टू फंक्शन, यू कैन से हियर, है ना। अच्छा, उसके बाद हमारा एक तो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके बाद यूनिटरी है। ज़्यादा नहीं, यूनिटरी मतलब एकात्मक है, जिसमें हमें बस इतना पता होना चाहिए कि एकात्मक है, और जिसमें हमें पता होना चाहिए कि सेंटर जो है ड्यूरिंग एमरजेंसी होता है। ये मेनली मतलब जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हो जाएगी तो सब कुछ हट के सीधा सेंटर के पास ऑल पावर किसके पास आ जाएगी? सेंटर के पास आ जाएगी। बस इतना, ऑल पावर सेंटर के पास चले जाएगी इमरजेंसी के लिए। मेनली नेशनल इमरजेंसी होता है इधर। और बाकी डिसेंट्रलाइजेशन, ये सारा डिसेंट्रलाइजेशन, ये जो है डिसेंट्रलाइजेशन है गवर्नमेंट वाले, ये डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे यार, कुछ भी बोलो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, वट एवर यू वांट टू से। सो कुछ नहीं, ये डिसेंट्रलाइजेशन है बस, ये डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा, हिस्टोरिकल, अब हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम वैसे 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। मेनली हम बीच में ले लेंगे 1857, जब हमारा रिवोल्ट हुआ था, जो हमारा रिवोल्ट हुआ था 1857 का। उसके बाद के जो भी एक्ट हैं, और उससे पहले के जो एक्ट हैं वो। अच्छा, उससे पहले के एक्ट हम ऐसे डिवाइड कर देंगे, ये
ये उसके पहले के जो भी एक्ट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे पहले हम। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, और उसके बाद पिट्स इंडिया है एक्ट है 1784 का। उसके बाद 1793 में CA लिखूँगा मैं, चार्टर एक्ट है ना, चार्टर एक्ट है। उसके बाद हमारा चार्टर एक्ट है 1813 का, सेम CA 1833 और सेम 1853, दैट इज़ चार्टर एक्ट है ना। तो ये है। अच्छा रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो कुछ नहीं किया था, मतलब अगर हिस्ट्री से भी अगर इसको लिंक करें तो इसमें आया था जो आपका ड्यूअल गवर्नमेंट, जो द्विशासनीय ड्यूअल गवर्नमेंट थी बंगाल में, उसको ख़त्म कर दिया गया था। ड्यूअल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने वाला तो होगा बंगाल का, जो उसका राज्य है उस टाइम का राजा, लेकिन जो रिवेन्यू कलेक्शन की पावर थी वो सारी की सारी ब्रिटिशर्स के हाथ में थी, बस इतना सा। और रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था, और ड्यूअल गवर्नमेंट को ख़त्म करके इसमें 18 जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आता है तो वॉरेन हेस्टिंग होता है, तो उसके पास उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है, और बाकी ड्यूअल गवर्नमेंट को भी ख़त्म कर दिया जाता है ना, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कमेटी होती है, कमेटी बनाई जाती है, और उस टाइम इसके टाइम जो PM होते हैं वो जो नॉर्थ होते हैं, और बाकी इसमें कुछ नहीं। बाकी आपको बस क्या ड्यूअल गवर्नमेंट को जो था बंगाल में उसको ख़त्म कर दिया गया, और अब क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, क्योंकि उसके पास सारी पावर आ गई है ना, सुप्रीम पावर उसके पास थी मेन जो थी। अच्छा वो कौन था उस टाइम में, ये था वॉरेन हेस्टिंग, ये मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा उसके बाद SC जो था कि यहाँ पे ना SC का सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात हुई थी, लेकिन बना ये 1774 में, मतलब एक्ट के अंडर, इस एक्ट के अंडर सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए मतलब था, जो भी था एस्टेब्लिशमेंट उसको करने के लिए, मतलब लेकिन मतलब कम्प्लीटली एस्टेब्लिश हुआ है 1774 में, बस इतना। जैसे सुप्रीम में से मद्रास और बॉम्बे में थी, बस इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं इसमें। अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट था वो 1784 है। इसमें मेरे को दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं। इसमें बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाला में याद रखना, कंट्रोल किस चीज़ को करेंगे, ट्रेड्स वगैरह को कंट्रोल करेंगे, तो ट्रेड रिलेटेड रिलेशन इनके अंडर होते थे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सॉरी गलत बता दी मैंने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे ट्रेड और कंट्रोल करेंगे पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल जो भी मुद्दे होंगे उनको, और इधर ट्रेड एंड बिजनेसेस को डायरेक्ट करेंगे, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे ट्रेड एंड बिजनेस को। अच्छा 3 मेंबर जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, बस इतना ही है इसमें याद करने के लिए। 3 फर्दर जितने भी आगे के जो भी एक्ट्स आए उनमें एक्सटेंड कर दी, मतलब जो मेंबर्स हैं उनको एक्सटेंड किया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। काउंसिल, उसके बाद हमारा आगे आता है, इसमें क्या हुआ कि इंडियन रिवेन्यू से पहले क्या होता था कि जो भी सैलरीज वगैरह थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, वो दी जाती थी आपकी इनके रिवेन्यू से, ब्रिटिशर के रिवेन्यू से, ब्रिटिश को मतलब जो भी कंपनी है उनके रिवेन्यू से। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, जो सैलरीज होती थी BOC यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, वो अब इंडियन रिवेन्यू से दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद 1813 में क्या होता है, जो ट्रेड मोनोपोली है, बस इससे यही क्वेश्चन आता है, ट्रेड मोनोपोली वो एंड कर दी गई थी, लेकिन एक्सेप्ट चाइना के साथ टी ट्रेड को छोड़ के ये। अच्छा और इसमें क्या हुआ था, इसमें 1 लाख रुपए 1 लाख जो थे क्रिश्चियन मिशनरी को नहीं, अपना इंग्लिश एजुकेशन पे खर्च किए जाएंगे इंडिया में, इंग्लिश एजुकेशन पे, कहाँ पे, इंडिया में।
एक्चुअली में क्या था कि 1835 में जब मैकॉले मिनट चार्टर एक्ट के बाद आता है 1835 में मैकॉले आता है। तो मैकॉले क्या करता है कि इनको ना काम करने के लिए पीपल्स चाहिए होते थे लोकल, पर मतलब ये क्या करते थे, इनको बोलते डाउन इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो इनको रंग और खून में बंदे तो इनको इंडियन चाहिए थे, लेकिन टेस्ट में इनको इंग्लिश चाहिए था। मतलब इनको ऐसे बंदे तैयार करने थे कि जो यहाँ पे इनको कनेक्ट कर सकें यहाँ के लोगों से, और इनको छोटी पोस्टों पे बैठा के यहाँ पे काम करवा सकें। बड़ी पोस्टों पे नहीं बैठाते थे इनको, छोटी पोस्टों पे ही बैठाते थे। तो मैकॉले मिनट में डाउन इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी के बारे में भी बताया गया। शायद अभी आते रहते हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में इसके ऊपर। मैकॉले मिनट है, जितने भी एजुकेशन रिफॉर्म्स हुए हैं उनके बारे में। जैसे एजुकेशन रिफॉर्म्स में क्या क्या आया, मैकॉले मिनट आया ना 1835 में, जब विलियम बेंटिंक आपका गवर्नर जनरल होता है। उसके बाद आपका मुझे याद है अच्छे से 1854 या 52, 1854 के 52 के आसपास वुड्स डिस्पैच आता है। वुड्स डिस्पैच के बाद, हाँ 1854, ये शायद 52 ऐसा कुछ है। उसके बाद आपका 1882 में आपका हंटर कमीशन आता है। फिर 1917 में सेटलर आता है। फिर उसके बाद वर्थ वगैरह भी आता है, हार्टोग आता है ना। बहुत सारी आगे कमेटीज़ बनती है जो बताती है कि क्या क्या रिफॉर्म्स एजुकेशन में लानी चाहिए। बस इतना। उसके बाद यहाँ पे जो 1833 का है, इसमें कुछ नहीं है। गवर्नर जनरल ऑफ, आपको पता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा के क्या बना दिया जाता है, से आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। बस इतना। और विलियम बेंटिंक आपका यहाँ पे गवर्नर जनरल बनता है पहला ऑफ इंडिया। अच्छा, लो मेंबर को ऐड किया जाता है काउंसिल में, जो आपका गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है उसमें लो मेंबर ऐड किया जाता है। और लॉर्ड मैकॉले जो भी है वो बनते हैं ना। वोटिंग राइट्स यहाँ पे वगैरह होते नहीं थे। अच्छा, इसको जो लॉर्ड मैकॉले है यहाँ पे जब बनते थे, इनको फादर ऑफ लीगल सिस्टम बोलते हैं इन इंडिया। यहाँ पे आपके इसके बाद ही यहाँ पे मैंने बताया लॉर्ड मैकॉले, और ये मैकॉले जो हैं ये वो लाते हैं आपके मैकॉले मिनट लाते हैं 1835 में। बस इतना सा। और ये आपके फादर ऑफ लीगल सिस्टम बोलते हैं इनको इंडिया में, क्योंकि यही लाते हैं आपके आईपीसी वगैरह। बाद में बड़े लेट आता है आईपीसी, तो 1857 के रिवोल्ट के बाद। अच्छा, 1853 में क्या है, कुछ नहीं है। 1853 मैग्ना कार्टा 1854 में आपका हुआ था वुड्स डिस्पैच। इसमें कुछ नहीं है, परमानेंट गवर्नमेंट बना देते हैं। और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं फिर। बस इसमें कुछ नहीं है, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं यहाँ से, बस दैट्स इट। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है, 1857 के बाद का पढ़ेंगे मैं ना। 1857 के बाद का, 1857 के बाद देखो, सबसे पहले तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। यहाँ पे आपका रिवोल्ट हो चुका होता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है। ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है, यानी कि कंपनी से किसके पास जाती है पावर, कंपनी से जाती है क्राउन के पास पावर, यानी कि गवर्नमेंट, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनके पास पावर जाती है। क्वीन, उस टाइम क्वीन होती है क्राउन पे, आपको पता है ब्रिटिश में क्राउन क्वींस के पास होता है। अच्छा, उसके बाद जो गवर्नर जनरल है, जो आपका गवर्नर जनरल है इंडिया का, उसको बना दिया जाता है वॉइस रॉय, कुछ चेंज नहीं करते। और एक बीच में एक पोस्ट निकाली जाती है, एक पोस्ट होती है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया या सेक्रेटरी टू द स्टेट, जो कि ये लंदन में ही होता है, मेनली लंदन पे ही बैठा होता है बस, और कुछ नहीं। और इसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस एक्ट, ठीक है। और ये बोर्ड ऑफ काउंसिल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, जो बीओसी है आपका, बीओसी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनको एबलिश कर दिया जाता है यहाँ पे। बस इसमें इतना ही है, बाकी कुछ खास है नहीं इसमें। अच्छा, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आता है आपका 1861 का काउंसिल एक्ट। काउंसिल एक्ट में आपका जो प्रोविंसेस को बोला जाता है कि आप अपना काम खुद करिए, प्रोविंस को बोलते हैं डू योर वर्क, और डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है इधर। डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है, और गवर्नर जनरल के पास ऑर्डिनेंस पावर होती है।
और यहाँ पे ना पोर्टफोलियोज़ क्रिएट किए जाते हैं। पोर्टफोलियोज़ मान लो ऐसा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री किसको दी, जैसे जैसे अभी करंट में पोर्टफोलियो कैसे बन रहा है, जैसे गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है ना, रक्षा मंत्रालय जो है राजनाथ के पास है, वैसे वैसे पोर्टफोलियो का आवंटन किया। जैसे जैसे फॉरेन मिनिस्टर कौन है हमारे, अपने क्या नाम, उनका नाम भूल गया मैं, एस जयशंकर, सॉरी बड़ी देर के बाद आया आप, एस जयशंकर के पास है। तो वैसे वैसे पोर्टफोलियो आवंटन किया जाता है। तो इसमें 6 पोर्टफोलियोज मिलते हैं। 6 में जैसे होम है, मनी यहाँ पे 6 पोर्टफोलियो, जैसे होम है, मिलिट्री है, उसके बाद आपका लॉ है, ये 5th मेंबर बनते हैं ना, और उसके बाद फाइनेंस है, फाइनेंस के बाद रिवेन्यू है, रिवेन्यू के बाद आपका 6th मेंबर जो बनता है वो बनता है आपका PWD, पब्लिक डिपार्टमेंट बैंक। वो बहुत लेट बनता है, 1874 में बनता है, 1874 के आसपास बनता है। तो बस इतना। अच्छा, इसमें क्या होता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाती है सेंट्रल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है सेंटर और स्टेट में, दोनों में। प्रोविंसेस मतलब, सॉरी यहाँ पे स्टेट नहीं आएगा, प्रोविंसेस आएगा। प्रोविंसेस में दोनों जगह बनाई जाती है ना, ठीक है। उसके बाद बस इतना ही काफ़ी है इसमें से, इतना भी बहुत है याद करने को। अच्छा, उसके बाद इंडियन जो काउंसिल एक्ट है, ये भी आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ही है ना। इंडियन काउंसिल एक्ट जो है यहाँ पे क्या होता है कि 1892 में क्या होता है कि बजट डिस्कस करने की पावर आपको दे दी जाती है। जैसे बजट पे आप डिस्कस तो कर सकते हो, लेकिन वोट नहीं कर सकते हो यहाँ पे आप, तो वोट नहीं कर सकते, डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं यहाँ पे, इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। और वोटिंग राइट है नहीं है ना, इतना तो याद हो गया, ये आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GOI लिखूंगा मैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसको मोरले मिंटो भी बोला जाता है ना, मोरले मिंटो एक्ट, क्योंकि मोरले मिंटो यहाँ के गवर्नर जनरल हैं और मोरले सेक्रेटरी टू द स्टेट है ना, बस इतना। तो ये इन दोनों के नाम पे पढ़ेंगे। अच्छा, जैसे अभी ना फर्दर मेंबर्स की हर जगह मेंबर्स इंक्रीज हुए, वो आप खुद देख लेना। इसमें ज़्यादा याद करने के लिए मेंबर्स हर जगह बने तो क्या बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ कि जो मोरलेमेंट जो मिंटो होते हैं वो कॉम्युनल सेपरेट इलेक्टोरल दे देते हैं, इलेक्टोरल दे देते हैं किसको, मुस्लिम्स को, क्योंकि उन्होंने डिमांड करी थी, मुस्लिम लीग वालों ने डिमांड करी होगी, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो। जब 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग बनती है, उसके बाद वो ना मिंटो से मिलने बड़े ट्राई करते हैं, फिर शिमला में जाके उनसे मिलते हैं और वहाँ पे डिमांड रखते हैं कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तो फिर मिंटो उनको दे देता है। बस इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इंडियन मेंबर जो होते थे एडिट किए गए थे, गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो बनती आ रही है ना। उसके बाद जो जब लो मेंबर बनते हैं तो SPC ना बनते हैं इधर, अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या बना, एग्जीक्यूटिव में इंडियन मेंबर को ऐड किया जाता है गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और यहाँ पे बनते हैं आपके लॉर्ड SPC ना बनते हैं, पर ये SPC ना, और ये होते हैं हाउस ऑफ कॉमन में सेकंड बंदे, हाउस ऑफ कॉमन में सेकंड बंदे होते हैं, सेकंड इंडियन टू ज्वाइन है ना। फर्स्ट होते हैं हमारे दादा भाई नौरोजी, हाउस ऑफ कॉमन ज्वाइन करने वाले फर्स्ट इंडियन। बस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेपरेट इलेक्टोरेट, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो भी है ये सेपरेट इलेक्टोरल यही है जिसमें मुस्लिम्स को मिलता है। अच्छा, यहाँ पे आपको एम्पावर करते हैं लेजिस्लेशन टू डिस्कस बजट और टू मूव रेजोल्यूशन। आपको यहाँ पे डिस्कस बजट करने का तो पहले मिल गया था, अब यहाँ पे रेजोल्यूशन भी मूव कर सकते थे ना। बस इसमें इतना ही है। उसके बाद आपका आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइम इसमें बोला गया कि इसको बोलते हैं मोंटेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, बस मोंटेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म या एक्ट, बस वही है। चैम्सफोर्ड आपका गवर्नर जनरल और मोंटेक्यू आपका सेक्रेटरी टू द स्टेट लंदन में।
है ना। और इसमें क्या हुआ कि इसमें आपको बाई कैमरल लेजिस्लेचर के बारे में जो भी है बोला गया, लेकिन बनाया गया, लेकिन फॉर्म होता है 1935 में, इसमें इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको मेन याद करना है कि डायरकी प्रोविंस में यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी, मतलब लाई गई थी, एस्टेब्लिश करके दी गई थी ना। उसके बाद कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के लिए, मुस्लिम्स के लिए थी, यहाँ पे उसको एक्सटेंड कर दिया, फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था। एक्सटेंड किसके लिए? सिख के लिए, क्रिश्चियंस के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए। एंग्लो इंडियन। और यहाँ पे देखो डिवेल्युएशन होती है सेंटर टू, क्योंकि यहाँ पे डायरकी प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की जाती है, इसलिए सेंटर टू द प्रोविंसेस है ना। और आपको पता ही है फिर एस्टेब्लिशमेंट होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, जो 19 वैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेट होता है, लेकिन 1927 आपको याद होना चाहिए, मेन मोटा मोटा डाटा। 1927 पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, बाद में यूपीएससी नेम दो, बाद में जब इंडिपेंडेंस हो जाती है और आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, उसके बाद उसका नाम पड़ता है यूपीएससी। बस इनमें पीएससी बनाया जाता है। और वैसे तो पहले जो भी बंदे जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन ज्वाइन करते थे, मैंने जो आपको बताया कि इनको अपने लोगों के साथ लिंक करने के लिए बंदे चाहिए होते थे, जो है कुछ मास से सबको डाउन, मतलब डाउन फ्रस्ट्रेशन थ्योरी का ये मतलब नहीं है कि सबको एजुकेशन नहीं, कुछ वर्ग को एजुकेशन देती है, जैसे मिडिल क्लास होगी उनको देते थे एजुकेशन, ताकि वो उनके बीच में एक कनेक्शन कनेक्शन जोड़ सकें ब्रिटिशर्स और लोकल पीपल के, नेटिव यहाँ के जो लोग हैं उनके बीच में। बस इसमें इतना ये काफ़ी है। अच्छा, पीएससी की जो सबसे पहले जो यहाँ पे पहले तो जो पीएससी का एग्ज़ाम होता था वो होता था आपका लंदन में, लेकिन भारत में जो पहला एग्ज़ाम है वो हुआ है आपका इलाहाबाद में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से भी बन सकता है क्वेश्चन की, जो सबसे पहले जो पब्लिक सर्विस कमीशन का इंडिया में एग्ज़ाम है वो कहाँ पे हुआ? दैट इज़ इलाहाबाद, जिसका आजकल नाम है प्रयागराज, है ना। बस इतना काफ़ी है। अच्छा, उसके बाद जो अब आपका जो अगला एक्ट आता है, इसमें आपको GOI एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जो बाई कैमरल लेजिस्लेशन की बात करी गई थी, वो यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है। ऑल इंडिया फेडरेशन भी बनती है। और उसके बाद यहाँ पे जो डायरकी है वो प्रोविंस में क्या कर दिया इन्होंने? एबोलिश कर दी, मतलब ख़त्म कर दी। और उसको इंट्रोड्यूस प्रोविंस में इन्होंने एबलिश कर दी, और इसको इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया था? सेंटर में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, इमरजेंसी पावर गवर्नर जनरल के पास दे दी, पावर गवर्नर जनरल के पास दे दी, और गवर्नर जनरल के पास दे दी। और आपका क्या हुआ? 1931 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फिर से यहाँ पे होती है सेंटर और स्टेट के बीच में। डायरकी इंट्रोड्यूस किया, तो मैंने बता दिया। अच्छा, फेडरल कोर्ट्स भी यहाँ पे बनाए जाते हैं, एस्टेब्लिश किए जाते हैं। और बस इतना ही काफ़ी है इसमें। अच्छा, और करना है तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू नोटिस। बस इतना बहुत है। ये देखो, ये लिंक है पूरा का पूरा आपका हिस्ट्री के साथ, ये पूरा हिस्ट्री के साथ लिंक है। बस इससे आप यही पढ़ना है आपने, और हिस्ट्री में जो पढ़ा है वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। तो ये है। उसके बाद हम चलेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, सीधा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कर देंगे। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड बहुत पहले से चल पड़ी थी, इधर से नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड तो फर्दर जब इंडियन इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल चला था तब से चल पड़ी थी। देखो, मोटा आइडिया लेंगे हम। 1934 में क्या होता है कि MN रॉय जो होते हैं वो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि INC 1935 में INC डिमांड करती है
कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन आना है, तो फर्दर जितने भी रिफॉर्म्स होते हैं आप इंडियन स्ट्रगल में आपने पढ़ा है। उसके बाद क्या होता है कि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 हो जाती है, फिर आईएनसी उसमें ड्रॉप भी करती है, अगर आपने हिस्ट्री ढंग से पढ़ी है। आईएनसी वहाँ पे कम छोड़ देती है सब कुछ, क्योंकि लॉर्ड लिंथिगो ने ज़बरदस्ती बोल दिया था कि इंडिया एट द पॉइंट ऑफ वॉर। ये अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। और उसके बाद 1942 में क्या होता है कि सॉरी 1940 में क्या अगस्त ऑफर आता है, फिर अगस्त ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। 1942 में आपका फिर क्रिप्स मिशन आता है, उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। डोमिनियन स्टेटस की बात बोलते हैं बहुत सारे। फिर 1942 में आपको पता ही है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट होता है 1942 क्रिप्स मिशन के बाद ही होता है। उसके बाद फिर आपका 1945 में वेबल योजना आती है, लेकिन वहाँ पे भी वो पूरी पावर नहीं देते, अपने पास रखते हैं मेन पावर। लेकिन उसके बाद 46 में आपका कैबिनेट मिशन आता है ना, तो कैबिनेट मिशन को अप्रूव करते हैं। फिर उसके बाद माउंट बैटन प्लान आता है। वैसे वैसे कैबिनेट मिशन से मेन स्टार्टिंग हो जाती है आपकी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से कि अच्छा इसमें रेजिड्यूरी पावर इंडियन स्टेट और प्रोविंसेस के पास होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 1946 में हमें मेन में याद रखना कि 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आता है ना, तो कैबिनेट मिशन अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो वहाँ से आपको पूरा का पूरा क्लियर है, हो जाएगा शायद। अच्छा कैबिनेट मिशन में क्या होता है कि कैबिनेट मिशन में हिंदू मुस्लिम, अब देखो इंडिपेंडेंस तो चाहिए, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम लीग बोल रही है कि हमें इंडिपेंडेंस, हमें अपना एक सेपरेट वो चाहिए, तो सेपरेट चाहिए, सॉरी स्टेट एक मतलब इन कंट्री चाहिए। और इंडिया आईएनसी डिनाई करती है, आईएनसी भी डिनाई करती है, लेकिन मुस्लिम लीग अड़ी रहती है, फिर बाद में उनको दे ही देता है माउंट बैटन, वो तो पता ही होगा आप लोगों को। अच्छा इसमें क्या होता है कि फिर बाद में रिफरेंडम होता है, जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स होते हैं वहाँ पे रिफरेंडम होता है, जो भी है प्रोविंस स्टेट। तो बस उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है, लेकिन जिन्हें मानता नहीं, आप अगर किसी आगे हिस्ट्री ढंग से पढ़िए तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है। हम डायरेक्ट पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे तो क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी बंदे इलेक्ट होके आते हैं, इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट मेथड से होके आते हैं ना, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड से होके इलेक्ट होके आते हैं ना, जो भी प्रोविंशियल असेंबली होती है, असेंबली होती है, एक बंदा आता है 1 मिलियन पे, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे है 389 और 11 प्रोविंसेस है, ठीक है। उसमें से हम इधर थोड़ा डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। 93 बंदे आते हैं प्रिंसली स्टेट से, ठीक है। उसके बाद 296 बच के 296 में होता है इलेक्शन। प्रिंसली स्टेट वाले तो सीधे आएंगे क्योंकि राज्य ही आएगा उधर का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, मेनली तो वही होता है, हर बार राज्य ही होता है उधर से। और यहाँ पे क्या होता है 4 होता है आपका चीफ कमिश्नर, यहाँ पे अब यहाँ पे फर्दर डिवाइड होता है कि यहाँ पे 4 है आपके चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कौन कौन है, दिल्ली है, अजमेर है, अजमेर मारवाड़ वाला ये एरिया, कुर्ग और आपका बलूचिस्तान, है ना। 296 में से यहाँ पे बचे 292, क्योंकि 4 वहाँ पे फर्दर हमारे यहाँ पे चले गए। अब ये है ब्रिटिश इंडिया। अब यहाँ पे होते हैं इलेक्शन। इलेक्शन में क्या होता है कि 208 सीटें यहाँ पे आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतती है, और बाकी आईएनसी का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 में बनी थी ना। उसके बाद कुछ नहीं इसमें, और ये 73 मुस्लिम लीग जाती है, रेस्ट वर इंडिपेंडेंट, रेस्ट वर लाइक और भी है, जैसे हिंदू महासभा है, अलग अलग है ना, सबसे जीते और बाकी इंडिपेंडेंट भी जीतते हैं इसमें। तो मुस्लिम लीग यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द सीट्स हार गई थी। तो यहाँ पे इसके बाद रियोट भी होता है, द ग्रेट कलकत्ता किलिंग, अगर किसी को अगर ग्रेट कलकत्ता किलिंग के बारे में पढ़ लेना तो वहाँ पे तगड़ा रियोट होता है, और बिहार तक ये रियोट आ जाते हैं। महात्मा गांधी सब भूख हड़ताल भी करते हैं इसको शांत करने के लिए, लेकिन शांत करते हैं। फिर उसके बाद फर्दर डिवाइड ही कर दिया जाता है इंडिया को। अच्छा एंडिंग स्ट्रेंथ पूछी जाती है पेपर में मेनली, ये तो बहुत रेयर आता है, लेकिन ये पूछा जाता है एंडिंग स्ट्रेंथ कितनी थी। एंडिंग स्ट्रेंथ थी 299, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बस। अच्छा अब हम चलेंगे कैबिनेट मिशन पे। अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग होती है
ये डाटा आप सारा याद करने वाला है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो ये होती है 9 दिसंबर 1946 में। और यहाँ पे आपके इंटर्म प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, यानी कि मैं बोल सकता हूँ इंटर्म / टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। प्रेसिडेंट को मैं प्रेज लिखता हूँ ना, प्रेसिडेंट मतलब मैं प्रेज लिखूँगा, जहाँ पे प्रेसिडेंट लिखूँगा मैं वहाँ पे लिखूँगा प्रेस। तो इंटर्म प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, दैट इज़ आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, ये बनाए जाते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए जाते हैं। और फिर आपका 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, जिसमें आपके प्रेसिडेंट बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वीपी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट आपके दो बनते हैं। एक तो बनते हैं आपके HC मुखर्जी और एक बनता है आपका VT कृष्णमाचारी, है ना। तो ये बनते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, फिर क्या होता है कि 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो लाते हैं बाय JL नेहरू। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है दैट इज टुडे, ये है हमारा प्रीएम्बल, प्रस्तावना, ठीक है। और इसको हम अडॉप्ट करते हैं 22 जनवरी 1947। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, उसके बाद ये भी हो गया। उसके बाद हमारा जैसे कमेटीज़ हैं, वैसे तो बहुत सारी कमेटीज़ हैं लेकिन हमें मेजर कमेटीज़ याद रहनी चाहिए। जैसे हमारी कमेटी है जैसे हम सीधा पढ़ेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन कौन सी थी। डॉक्टर राजेंद्र के पास थी रूल ऑफ प्रोसीजर, स्टीयरिंग कमेटी, उसके बाद एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। फिर उसके बाद सेकंड आते JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पास है हमारे पास। इनके बस ज़्यादा कुछ नहीं, स्टेट और यूनियन के लिए जितनी भी कमेटी होगी वो इनके पास होगी। स्टेट कमेटी हो गया, जहाँ पे नाम स्टेट एंड यूनियन आएगा वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू आएगा। यूनियन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी। उसके बाद हमारा थर्ड आएगा VB पटेल पता कहाँ पे आएगा, वल्लभ भाई पटेल आएगा, जहाँ पे प्रोविंसेस और फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी और ट्राइबल्स के बारे में आएगा, वहाँ पे आएगा। तो इनके पास है फंडामेंटल राइट कमेटी। उसके बाद है ट्राइबल कमेटी, उसके बाद है माइनॉरिटी कमेटी, उसके बाद है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, है ना। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी है। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड होते हैं हेडेड बाय डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर। अच्छा, उसके बाद सब कमेटी ऑफ माइनॉरिटी है आपके पास HC मुखर्जी सब कमेटी ऑन
माइनॉरिटी है आपके पास HC मुखर्जी के पास। उसके बाद आपकी सब कमेटी ऑन FR दैट इज़ फंडामेंटल राइट, वो है आपके पास JB कृपलानी के पास। बस ये है। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या होता है कि 7 मेंबर बॉडी होती है, 7 बंदे होते हैं इसमें मेजर, और ये बनाई जाती है आपकी 29 अगस्त 1947 में। और एडवाइज़र होते हैं इसमें, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र भी है, दैट इज़ BN राव। तो ऐसा आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन है, तो वो है BN राव। तो एक डेफरमेंट ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर है, वो करी आपकी मौलाना आज़ाद ने। उसके बाद क्या होता है कि 26 नवंबर, अच्छा, डेफरमेंट ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर्स, ये करी है एडवोकेटेड बाय मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद ने ना। अच्छा, क्या होता है कि देखो, फिर 11 सेशंस होते हैं, 484 मेंबर करते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो गए हैं वो मर गए होते हैं ना, मतलब मतलब मृत्यु हो गई होती है कुछ की। और टाइम फ्रेम का भी आपको मैं बता देता हूँ। देखो, 11 सेशन हुए हैं टोटल, 11 सेशन हुए हैं। टाइम फ्रेम सबको पता है कितना लगा है, 2 साल, 2 years, 11 मंथ एंड 18 डेज है ना। उसके बाद 11 सेशन हुए हैं, 165 वर्किंग डेज हैं। अच्छा, मनी एक्सपेंडिचर कितना लगा है, वो लगा है 64 लाख। और ये अच्छा, हमारा क्या हुआ 26 नवंबर 1946, 26 नवंबर 1946 में क्या होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है, और हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में। क्यों? क्योंकि आज बन के तैयार हो गया है। लेकिन 26 जनवरी 1950 के थ्रू ये इफ़ेक्ट होता है, यानी कि वहाँ से चलना शुरू होता है, मतलब वहाँ से लागू होता है। अपना तो हम इसको पहले लेते हैं, लेकिन लागू ये बाद में होता है, क्योंकि पता ही है लाहौर सेशन 1929 वाला, वो याद होगा। पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हैं जो जवाहरलाल नेहरू को। 26 जनवरी को हमने पहला अपना स्वतंत्र दिवस मनाया था, इसीलिए इसको 26 जनवरी 1950 में इफेक्ट किया जाता है। इसमें इतना ही है। उसके बाद हमारा लास्ट मीटिंग होती है अपनी 24 जनवरी में 1950 में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेज हैं। और 15 फीमेल्स होती हैं ड्राफ्टिंग कमेटी में, जो भी कमेटी है। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, यहाँ पे आपको याद रखना, मोहम्मद अली जिन्ना एंड गांधी जी ये ना कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के पार्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के पार्ट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, 22 जुलाई 1947 को हम अडॉप्ट करते हैं नेशनल फ्लैग, और 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट करते हैं हम नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम। बस इतना ही है। अब हम पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स के बारे में, कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से सेलिएंट फीचर्स हैं। अच्छा, ओरिजिनली हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास थे 395 आर्टिकल्स, 22 हमारे पार्ट्स थे, और 8 शेड्यूल हैं। उसके बाद अभी 470 हैं आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स हैं,
और 12 शेड्यूल है। देखो आर्टिकल्स चेंज होते रहते हैं, जैसे फर्दर अमेंडमेंट होती है तो आर्टिकल्स भी ऐड होते रहते हैं ना, तो ये चेक करते रहना। अच्छा उसका प्रियम्बल है, प्रस्तावना। अच्छा प्रियम्बल हमने कहाँ से लिया है, दैट इज़ यूएसए से, इतना याद रखना, अडोप्टेड फ्रॉम यूएसए। अच्छा प्रियम्बल के ऊपर एक फेमस केस है, दैट इज 1973 का केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये फेमस केस है और ये बहुत फेमस है, ये मैं आगे भी बताऊंगा आपको। ऐसे याद रखना कि पहले क्या था कि प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाता था, लेकिन केशवानंद भारती के बाद इसको ना कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल मतलब प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कंसीडर किया जाने लगा। ठीक है, और जो भी अमेंडमेंट होती थी तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो जो भी अमेंडमेंट होगी तो वो क्यों नहीं होगी इसमें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो टाइम अमेंडमेंट नहीं होगी। लेकिन केशवानंद भारती के इसके बाद बोला कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फर्दर अमेंडमेंट कैन बी डन, है ना। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जैसे सिलियन फीचर प्रियम्बल हो गया, उसके बाद हमारे पास है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन है कि लिखित है, और ये भी हमने यूएसए से लिया है। और इसको लिखा किसने है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओरिजिनल इंग्लिश में रिटन है, हिंदी में बाद में ट्रांसलेट हुआ है। लिखने वाले थे इसको जो इंग्लिश में कैलीग्राफर हैं वो है आपके प्रेम नारायण बिहारी रायज़ादा। ठीक है, उसके बाद हमारा उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, रिजिड है एंड फ्लेक्सिबल है। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कैसे है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे नहीं भी कर सकते हैं। जैसे हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में अमेंडमेंट हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो पहले नहीं थी ना, लेकिन उसमें हमने अमेंडमेंट किया कि हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फिर हमारे पास 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, तो वो हमने अमेंडमेंट के थ्रू किया कि वो आसानी से अमेंडमेंट हो गया। लेकिन कुछ ऐसे जहाँ पे अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं तो रिजिड भी है, जैसे अगर कुछ ऐसा लॉ बना दिया पार्लियामेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन के आड़े में आ रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर सकते हैं। वैसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो बनेगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कोई आड़े में आ रहा है, फंडामेंटल राइट्स के आपके एवरेज किया जा रहा है, उसको घटाया जा रहा है, काटा जा रहा है, जो भी है कम किया जा रहा है, तो वो फंडामेंटल राइट है, वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो वो वहाँ पे रिजिड है, बहुत ज़्यादा रिजिड है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है। वैसे तो जुडिशियल रिव्यू के द्वारा उसको स्ट्रक डाउन किया जा सकता है, अगर कोई आ भी जाता है तो जुडिशियल रिव्यू के द्वारा उसको स्ट्रक डाउन किया जा सकता है ना। उसके बाद सोवरेन कंट्री है हमारी, संप्रभुता है, डेमोक्रेटिक है, सोवरेन का मतलब होता है कि हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर को खुद मैनेज कर सकते हैं। तो उसका डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी द वर्ड ऐसे सोवरेन हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स को खुद हैंडल है ना। तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल। और ये जो टर्म है ये करी थी कॉइन्ड बाय अब्राहम लिंकन। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन है वो है रिपब्लिक है, दैट इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय indirect मेथड। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, छोटा छोटा मीनिंग काफ़ी है। अच्छा उसके बाद हमारा सोशलिस्ट है, सेकुलर है। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद, तो सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म पढ़े हम,
पार्लियामेंट में संसदीय प्रणाली है जो स्टेट और सेंटर में दोनों में है ना। स्टेट में हमारे पास विधानसभा होती है, सेंटर में हमारे पास संसद होता है, लोकसभा राज्यसभा ये। अच्छा उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जिसमें हमारे को वोट देने का अधिकार है, वो है राइट टू वोट। जैसे वोट पावर है, हम वोट किसके अंदर देते हैं, आर्टिकल 326 में। और इसमें एक और चीज़ है, जैसे 61st अमेंडमेंट है 1988 की, उसमें हमें जो वोट देने का जो पावर है वो 21 साल से घटा के 18 कर दी गई है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 10th हमारे पास सिटीजनशिप। तो हमारा सिंगल सिटीजनशिप पे हम एक देश के ही नागरिक हो सकते हैं टाइम, या तो अगर हमें किसी देश की नागरिकता लेनी है तो हमें भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। और उसके बाद हमारे पास है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट हमारे पास इस टाइम प्रेजेंट कितने हैं, 25 है ना, और 25 का अमरावती, 25 टोटल हाई कोर्ट 25 है। अच्छा उसके बाद फर्दर ये हो गया सैलेंट पिक्चर। उसके बाद सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मैंने पहले बताया था। सोर्सेज आपके 9 जो भी हमारे पिछले के एक्ट है वहाँ से मेन सोर्सेज उठाया गया है। अच्छा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जहाँ जहाँ से हमारे को अच्छा लगा जिन जिन कंट्रीज़ का वहाँ से उठाया है। अच्छा 75% ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा लिया गया है GOI एक्ट 1935, ठीक है। इसमें जैसे फेडरल स्कीम है वो भी है, ऑल्सो हमें कनाडा से भी लिया है पर यहाँ से भी लिया है। उसके बाद हमारे पास ऑफिस ऑफ गवर्नर है, जुडिशरी है। उसके बाद हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है, एमरजेंसी पावर है, ये सारा भी हमने यहाँ से लिया है ना। उसके बाद हमारा फर्दर जो है फर्दर जो डाटा है फर्दर जो है, जैसे हमने ब्रिटिश से क्या लिया है, ब्रिटिश से हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। ब्रिटिश से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है, सिंगल सिटीजनशिप ली है, सिंगल सिटीजन, रूल ऑफ लॉ दिया है, लॉ लिया है सॉरी। उसके बाद स्पीकर एंड इट्स रोल लिए हैं, स्पीकर एंड इट्स रोल। उसके बाद हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिया है। उसके बाद हमने कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर लिया है। उसके बाद हमने वर्ड रिट यहाँ से लिया है। उसके बाद हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ लिया है। ठीक है, ये सारा हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। अच्छा उसके बाद यूनाइटेड स्टेट से यूएस से क्या लिया है, मैं कंट्रीज के नेम लिखते जाऊँगा सीधा सीधा लिख जाऊँगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, यूएस से लिया है हमने प्रियम्बल, यूएस लिया हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स FR, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट एज ए सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस,
वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये सारा यूएस से लिया है। अब हमारा नेक्स्ट है अपना आयरलैंड या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या आयरलैंड। आयरलैंड से लिए हमने डीपीएसपी, जो भी आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिया ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आयरलैंड ने इसको ये बोरो किया है स्पेन से। आयरलैंड बोरोड इट फ्रॉम स्पेन। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद हमारा है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन कंकरेंट लिस्ट joint session, that is article 108, freedom of trade and commerce within the country and between state। तो ये सब लिया हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद लिया हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रांस से लिया है फ्रांस से लिया हमने आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। उसके बाद कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हमने फेडरल सिस्टम। पूरा बोलेंगे हम, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज फेडरल system with a strong center, distribution of power between center and state। जो भी रेजिडुअल पावर है किसके पास रहेगी? सेंटर के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। ये लिया है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हमारा आता है यूएसएसआर और रशिया, बोल लो कुछ भी बोल लो। यूएसएसआर इससे लिया हमने 5 ईयर प्लान और हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज और टर्म जस्टिस जो हमने टर्म लिया यहाँ से। और ये कहाँ से निकली है? रशियन रेवोल्यूशन है वहाँ से निकली है। रशियन रेवोल्यूशन से। अच्छा, उसके बाद हमारा आ गया वाइमर का सिद्धांत, दैट इज जर्मनी। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन।
वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, और वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज जर्मनी। जर्मनी से हमने एक चीज़ ली दैट इज एमरजेंसी पावर, बस एमरजेंसी पावर, एमरजेंसी पावर ये प्रोविजन जो भी है। अच्छा, उसके बाद हमारा है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उसके बाद हमारा इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब लास्ट हमारा जापान से हमारे लिया है ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है लिखे, जापान से लिया हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दैट इज इक्वल टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ प्लस प्रोसीजर शुड बी फेयर एंड, जो भी प्रोसीजर है वो क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, शुड बी फेयर एंड जस्ट, नॉट आर्बिट्रेरी, दैट्स इट। अच्छा, इसमें देखो क्या क्या याद करने का है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मैक्सिमम 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। जैसे फेडरल, इसमें क्या क्या है, फेडरल स्कीम है। फेडरल स्कीम याद रखना कि कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। फिर उसके बाद एमरजेंसी पावर्स जो है हमारे पास है वो हमने उससे भी लिया है, क्या बोलते हैं, वाइमर के सिद्धांत से, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिया है। तो अगर वाइमर ने आएगा तो 1935 का एक्ट आएगा। ये क्वेश्चन अगर आप PYQ देखेंगे तो वहाँ पे ये आए हुए हैं ना। उसके बाद ऑफिस ऑफ गवर्नर है, जुडिशरी पहले भी थी, बाद में भी है। अच्छा, PSC मैंने आपको पहले बता दिया था कि PSC 1990 वाले में स्टार्टिंग का जो आपका 1919 का जो मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है उसमें है ना। अच्छा, इसके बाद हमारा है नेक्स्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। ये तो पता ही होता है सबको कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया है। और उसके बाद हमारा जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यहाँ पे हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जिसका जो प्रोसीजर है वो वो कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखना है। अच्छा, इसमें याद करने का जैसे सिंगल सिटीजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ है, और स्पीकर का रोल इतना इंपॉर्टेंट है। रिट आपको याद होनी चाहिए कि रिट यहाँ पे रिट यहाँ पे रिट लिखा गया, पर रिट अलग है ना, वो वर्ड बस यूज़ किया गया इधर। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये आपका फंडामेंटल राइट में भी है। अच्छा, उसके बाद प्रीएम्बल इंपॉर्टेंट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल रिव्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट एज कमांडर ऑफ, ये तो सबको ये पता है, VP इज ऑफ चेयरमैन। अच्छा, यहाँ पे DPS भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आ सकता है, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, ऑस्ट्रेलिया में कंकरेंट लिस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ज्वाइंट सेशन, ये भी यहाँ पे ये एक ही चीज़ है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल सिस्टम हमारा पहले भी था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात करी है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एज इट इज, और उसके बाद 5 ईयर प्लान, और फंडामेंटल ड्यूटीज, और ये जस्टिस, फ्रॉम हियर इमरजेंसी पावर, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये जापान के वाले में से मेन जो आपको याद करना है इसी में है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रियम्बल, प्रस्तावना में हमने ज़्यादा की पॉइंट्स याद करने हैं, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो याद करने हैं ना। अच्छा, प्रियम्बल का क्या है, प्रियम्बल का कुछ नहीं है, प्रियम्बल हमें प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना है। अच्छा, इसमें लिखा क्या है, स्टार्टिंग होती है, यहाँ पे स्टार्टिंग होती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हमारे लास्ट एंडिंग होती है, लास्ट होता है कि हमने इसको 26 इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, हमने इसको 26 नवंबर 1949 को हेयर बाय अडॉप्ट करते हैं, हम इसको अडॉप्ट करते हैं, और हम अपनी सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को देते हैं ना, अडॉप्ट और गिव आवर सेल्फ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, आवर सेल्फ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसमें वर्ड सीक्वेंस याद करना जरूरी है, पेपर में आता है वर्ड
सीक्वेंस आपको याद रखना है। मेरी ट्रिक है SSSD, आप अपनी भी बना सकते हो। दैट इज सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक। ठीक है, उसके बाद अगला है दूसरा, नेक्स्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट है आपके पास जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये सीक्वेंस है, यही वाला सीक्वेंस है ना। अच्छा, प्रियम्बल इज गिवन टू द पीपल ऑफ इंडिया। तो प्रियम्बल किसको है? गिवन टू पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल गिवन टू द पीपल ऑफ इंडिया, ये है। अच्छा, उसके बाद जो प्रियम्बल्स के आइडियल्स हैं, प्रियम्बल के जो भी आइडियल्स हैं वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे? इसके जो आइडियल्स मिलेंगे हमको और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको हमें मिलेंगे, दैट इज आपके DPSP में, फंडामेंटल राइट्स में और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, बस ये। उसके बाद हमने इसमें एक अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज 42th अमेंडमेंट 1976। अमेंडमेंट को मैं AMD लिखूंगा ना, 1976। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें क्या हुआ कि हमारे तीन जो वर्ड्स हैं वो हमने जोड़े हैं। पहला है आपका यहीं से है, दैट इज सोशलिस्ट, फर्स्ट ये है, दूसरा ये है, और तीसरा है आपका इंटेग्रिटी। तो पहले आएगा सोशलिस्ट, सेकंड आएगा आपका सेक्युलर, और थर्ड है इंटेग्रिटी। दैट्स इट, बस इतना ही है। वर्ड सेक्युलर जो है ये आर्टिकल 25 में भी आता है, जहाँ पे आपका रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन स्टार्ट होता है वहाँ पे। अच्छा, अब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे इसके आगे। हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, जैसे किसने प्रियम्बल को क्या बोला है, जैसे की टू कॉन्स्टिट्यूशन, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये बोला गया है अर्नेस्ट बार्कर। और अगला है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ठाकुरदास भार्गव। हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये लिखा KM मुंशी वाला, KM मुंशी। और लास्ट बचा आपका आइडेंटिटी टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये है आपका NK पालकी वाला। तो ये है आपका, देखो कि एक इंग्लिश बंदा है, इंग्लिश नेम है, तो आपको रखना की, इंग्लिश बंदे की है, तो की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सोल भगवान बोलते हैं कि हमारी जो सोल है, हम जो है आत्मा, हमारे अंदर क्या होती है? आत्मा होती है। तो भगवान भार्गव से याद रखना, भगवान सोल। और हॉरोस्कोप कौन देखेगा? मुंशी लगाएगा पूरे तारामंडल के बारे में। हॉरोस्कोप ज्योतिषी जो भी है, नहीं ज्योतिषी तो एस्ट्रोलॉजी होती है, हॉरोस्कोप होता है तारामंडल के बारे में। हॉरोस्कोप कौन बताएगा? तो मुंशी बताएगा। और आइडेंटिटी वाला रहेगा तो NK पालकी वाला। बस इतना याद होना चाहिए। अच्छा, प्रियम्बल को लेके 3 केसेस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो एक तो है आपका फर्स्ट केस आता है आपका बेरूपेरी यूनियन केस, दैट इज 1960। इसमें बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला, SC बोलती है कि प्रियम्बल जो प्रियम्बल है ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो अमेंडमेंट भी नहीं होगी ये। अच्छा, उसके बाद दूसरा आया केशवानंद भारती केस, जो मैंने बोला केशवानंद भारती केस 1973 वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, है ना, वर्सेस केरला स्टेट। इसमें बोला कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? पार्ट है।
और अमेंडमेंट कैन बी पॉसिबल हेयर, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और जो पुराने जो इसका था, ये जो बेरुवरी था, इसको ख़त्म कर दिया। बस इतना। उसके बाद थर्ड है SR बोम्मई केस, दैट इज 1994 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला कि प्रियम्बल जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इसमें ये है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रियम्बल जो है वो ना तो उसको ना हम एनफोर्स कर सकते हैं, एनफोर्सेबल नहीं है, ना ही जस्टिसेबल है। ये ना तो एनफोर्सेबल है, नाइदर एनफोर्सेबल नॉर जस्टिसेबल। यानी कि हम इसको ज़बरदस्ती लागू भी नहीं कर सकते हैं, और हम इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं अगर प्रियम्बल का कोई मजाक उड़ाता है। कुछ भी मजाक तो नहीं, मतलब मजाक में तो उड़ाना नहीं बोलेंगे, बट मतलब हम उसको लेके जस्टिस नहीं मांग सकते। कोई उसको चाहे तो फॉलो कर सकता है, कोई नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है, बट इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमारे पास आते हैं उसके बाद हमारे पास आता है शेड्यूल। तो पहले हमारे पास थे 8 शेड्यूल, फिर फर्दर अमेंडमेंट हुई, उसके बाद हमारे पास हो गए 12 शेड्यूल्स। दैट्स इट। हमारे पास पहला शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 1 फर्स्ट है, पहला है शेड्यूल फर्स्ट, 1 2 3 4 ऐसे करके लिखते जाऊँगा। इसमें बोला गया है कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, इसमें बोला है लिस्ट है किसकी, स्टेट्स की एंड यूनियन टेरिटरीज की। उसके बाद अगर हमें इनमें कुछ चेंज करना है तो हमें अकॉर्डिंग टू द लॉ चलना पड़ेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है मैं उसके द्वारा उसके जरिए चलना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद सेकंड है, इसमें है हमारा सेकंड में है जो भी हमारे पास जो भी है सैलरीज है, पेंशन सैलरीज है ऑफ प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, और लाइक मिनिस्टर्स हैं, जजेस हैं, कंट्रोलर ऑडिटर कैग है, एक्सेट्रा के बारे में यहाँ पे है, और जो भी उनको पर्क्स वगैरह मिलते हैं उसके बारे में है। तो इसमें हमारे पास ये जो लिस्ट है, इसमें है हमारे पास अम्यूमेंट्स ऑफ फॉर होल्डर्स क्या था, इमोल्यूमेंट्स फॉर होल्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस जैसे एंड सच एज सैलरीज ऑफ प्रेस है, वीपी है, कैग है, आपका मिनिस्टर्स हैं, एक्सेट्रा। बस इतना। उसके बाद थर्ड है, उसमें हमारे को ओथ के बारे में है, ओथ एंड फॉर्मेशन ओथ के बारे में है कि हम उनको शब्द दिखाएं जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं, ओथ एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के बारे में। बस इसमें ये है। उसके बाद हमारा फोर्थ है, उसमें राज्यसभा की सीटों के बारे में है कि स्टेट्स को कितनी मिलेगी और यूटीज को कितनी मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा टू स्टेट्स एंड यूटीज। एलोकेशन ऑफ बोलो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मतलब सीट्स किसको, स्टेट को कितनी मिलेगी और राज्य को कितनी मिलेगी।
उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, दैट इज 5 में हमारे पास है 5 हमारे पास शेड्यूल एरिया के बारे में है। शेड्यूल एरिया आर द ऑटोनमस एरिया विद इन द स्टेट। लेकिन देखो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे शेड्यूल एरियाज है, वो स्टेट के अंदर ये खुद में एक बॉडी है, तो वो है एडमिनिस्ट्रेशन फेडरली। बस इसमें आपको याद रखना है कि शेड्यूल एरिया के बारे में, बस शेड्यूल एरिया के बारे में याद रखना है कि ये ऑटोनोमस है विद इन द स्टेट, कि ये है ऑटोनोमस विद इन स्टेट, कि स्टेट के अंदर खुद में एक बॉडी है ऐसे स्टेट्स। उसके बाद शेड्यूल एरिया के बारे में, उसके बाद 6th आ गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, इसमें आते हैं आपका, अगर आपको मैप याद है तो मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा, तो इसमें 4 आते हैं, है ना। उसके बाद आता है 7th शेड्यूल है आपका यूनियन एंड स्टेट लिस्ट, और इसमें एक और है दैट इज कंकरेंट लिस्ट। मतलब कि सब्जेक्ट्स दे दिए गए हैं कि स्टेट कौन सा बना सकता है और यूनियन कौन सा बनाता है। तो इसमें से एक नियम, इसमें है 3 लिस्टें, मतलब पावर का बंटवारा है एक प्रकार से, ऐसे समझ लो। पावर का बंटवारा है कि स्टेट और यूनियन किस चीज़ के ऊपर लॉ बना सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, जो सब्जेक्ट जिस कैटेगरी में आता है, जैसे कुछ स्टेट में आएगा, कुछ यूनियन में आएगा, कुछ कंकरेंट में आएगा। कंकरेंट में मतलब दोनों ही बना सकते हैं। तो इसमें आते हैं 3, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें आता है यूनियन लिस्ट, फिर आती है स्टेट लिस्ट, फिर आती है कंकरेंट लिस्ट। और कंकरेंट लिस्ट ली हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब देखो यूनियन लिस्ट में पहले थे 97 सब्जेक्ट्स, फिर उनको इंक्रीज किया गया और फिर बन गए 100, यानी कि 100 सब्जेक्ट के पास 100 सब्जेक्ट पर, यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लॉ बना सकती है। अब स्टेट लिस्ट में क्या हुआ, स्टेट लिस्ट में थे पहले हमारे पास 66 सब्जेक्ट्स, और फिर क्या हुआ, रिड्यूस होके वो आ गए 61। कंकरेंट लिस्ट में हमारे पास थे 47 सब्जेक्ट्स, फिर वो इंक्रीज होके बन गए 52। जो यहाँ पे रिड्यूस हुए हैं सब्जेक्ट, वो यहाँ पे डाले गए हैं, बस ये है, ठीक है। जैसे 42th अमेंडमेंट 1976 में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट वाले से कहाँ पे गए, कंकरेंट लिस्ट में गए। और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है अभी का, जो टीजीटी का एग्जाम हुआ है। इसमें कौन कौन से, एजुकेशन, दूसरा फॉरेस्ट, तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, बर्ड्स, उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट SC एंड HC, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। एक और अमेंडमेंट याद रखनी है, दैट इज 69th अमेंडमेंट 1991। इसमें बुलाया गया है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है, ये जो स्पेसिफिक आर्टिकल है दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर ही आता है ना, तो इसमें जो है कि दिल्ली गवर्नमेंट सब पे लॉ बना सकती है एक्सेप्ट
कैन मेक लॉ ऑन एवरीथिंग, बट एक्सेप्ट किस पे नहीं बना सकती है? लैंड, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, इन पे लॉ नहीं बना सकती है। कैन मेक लॉ, मतलब आपने याद रखना कि दिल्ली गवर्नमेंट किस पे लॉ नहीं बना सकती है, तो इन पे नहीं बना सकती, इन तीनों पे। बाकी सब पे बना सकती है पर इन तीनों पे नहीं बना सकती। कैन मेक लॉ एनीथिंग, किसी भी एनीथिंग, कुछ भी, अगर इस पे नहीं बना सकते लोग। पब्लिक ऑर्डर, लैंड, पुलिस लैंड, पब्लिक ऑर्डर। अच्छा, उसके बाद हमारा ये है, उसके बाद हमारा थोड़ा थोड़ा यहाँ पे याद करना हमने, यूटी सॉरी यूनियन, यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है, जैसे थोड़ा थोड़ा याद करना हमने। डिफेंस आता है, और क्या आएगा? डिफेंस आएगा, पोर्ट्स आएंगे, रेलवे, जो मेन है, जो आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ डिफेंस उस सेंटर के पास आएगा, आर्मी है। अच्छा, उसके बाद रेलवे, कम्युनिकेशन है, स्टॉक एक्सचेंज है। अच्छा, उसके बाद क्या है? सेंसस है, हाईवेज है, आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, बस ये। अच्छा, उसके बाद स्टेट किन पे बना सकती है? स्टेट बना सकती है आपकी पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर बना सकती है, हॉस्पिटल्स पे बना सकती है, डिस्पेंसरी हो गया, पुलिस हो गया, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन हो गया, कोऑपरेटिव शॉर्टफॉल हुआ, सोसाइटीज वगैरह सब इस पे बनती है। अब कन्फ्रंट पे कौन सा बना सकते हैं हम? कन्फ्रंट पे बना सकते हैं हम एजुकेशन, देखो एजुकेशन इसमें आएगा, फिर मैरिज, फिर फॉरेस्ट, अडॉप्शन, आईपीसी, सीआरपीसी, ट्रेड यूनियन, सक्सेशन, डाइवोर्स, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग की बना सकती है। और उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग, कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया ख़त्म, और नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आएगा हमारा दैट इज़ एट्थ शेड्यूल में हमारे, एट्थ जो शेड्यूल है उसमें हमारा कुछ नहीं है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें हमारे पास लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज में हमें पहले हमारे पास थी 14 लैंग्वेजेस, 14 लैंग्वेजेस में से हमारे पास फिर इंक्रीज हुई, फिर बन गई 22 लैंग्वेजेस, बस इतना याद रखना है। अच्छा, इसमें लैंग्वेजेस तो हैं, पर इसमें जैसे मेन लैंग्वेज जो स्टेट बोलता है वो लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है, पहाड़ी को छोड़कर ना, पहाड़ी नहीं ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे आसामी है, आसाम से है, बंगाली बंगाल से है, गुजराती गुजरात से है, हिंदी है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। सो हिंदी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है, दैट इज़ हिंदी। और भी है, बाकी सारी 22 भाषाएं भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, पर हिंदी भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। जैसे कन्नड़ है, कश्मीर से कश्मीरी है, कन्नड़ आपकी मेरे को लगता है कर्नाटका वाले कन्नड़ बोलते हैं, हाँ कर्नाटका वाले कन्नड़ बोलते हैं, कश्मीर वाले कश्मीरी बोलते हैं, कोंकणी, कोंकणी आपके महाराष्ट्र वाले रीजन में बोली जाती है, मलयालम केरला वाले रीजन में बोली जाती है, मणिपुरी मणिपुर में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र वाले बोलते हैं, नेपाली नेपाल वाले सॉरी नेपाली हमारी थोड़ी थोड़ी आती है, जो अपर बैलेट है आपका, अपर बैलेट कौन सी पता नहीं उड़ीसा में उड़िया बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, संस्कृत हमारी है, सिंधी जो सिंध वाला एरिया
गुजरात वाला एरिया जो सिंध के साथ लगता है, वहाँ पे सिंधी, कुछ लोग सिंधी को तमिलनाडु, तेलुगु, आंध्र प्रदेश, उर्दू भी बोलते हैं हम, या संथाली, मैथाली, बोडो, डोगरी, ये भी हमारे मध्य प्रदेश, मतलब हिंदी के ही पार्ट हैं ये। शायद पता नहीं कौन सी हिंदी के पार्ट है, पर हैं हिंदी के पार्ट ये। हिंदी लैंग्वेज के, जैसे पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, इसमें आती हैं अलग अलग जगह पे, है ना। तो हमारे पास इसमें मेनली हमारे को याद रखना है, एक तो ये हमारे को याद रखना है 21st अमेंडमेंट 1967, जिसमें हमने जोड़ी थी सिंधी। उसके बाद याद रखना हमें 71st अमेंडमेंट 1992, जिसमें हमने जोड़ी थी, देखो इसको याद रखने का वैसे तो है तरीका मेरे पास है, KLMN, अल्फ़ाबेट ऑर्डर। L को आप कैंसिल कर दोगे, K से आएगा कोंकणी, M से आएगा मणिपुरी, और N से आएगा नेपाली, है ना। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास 92nd अमेंडमेंट 2003। इसमें जोड़ी हमने MBD पढ़ते हैं ना बचपन में, वही वाली MBDS, S याद रखना इधर, MBDS। M से आ गया मैथाली को आप मैथाली और संथाली दोनों को साथ में लिख सकते हो, मैथाली और संथाली। और फिर आ गया बोधो और डोगरी, मैथाली और संथाली इकट्ठा याद कर लेनी, मैथाली संथाली। अच्छा 21st अमेंडमेंट 1967 में आपकी सिंधी जोड़ी। उसके बाद आपका 71st अमेंडमेंट 1972 KLMN, K से आगे कोंकणी, L को कैंसिल किया, M से मणिपुरी, N से नेपाली, हो गया। बस ये जोड़ी 12, 14 से 18, बस ये वाला डाटा याद रखना, बस और कुछ नहीं है इसमें याद रखने लायक, बाकी सभी को बताइए। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला 42th अमेंडमेंट वाला, ये शायद TGT में आया अभी रिसेंट में। अच्छा उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हमारा 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल है, उसमें आपको कुछ नहीं याद रखना, लैंड एंड टेन्योर रिफॉर्म हुए थे उसमें, बस एक्विजिशन ऑफ सिक्किम के बारे में भी इसमें है ना, सेशन ऑफ सिक्किम, इसका कुछ नहीं इसमें, मतलब लैंड और टेन्योर, लैंड टैक्स, रेलवे इंडस्ट्रीज के बारे में है, बस इतना याद रखना। लैंड एंड टेन्योर रिफॉर्म्स हुए थे इसमें ये है आपका फर्स्ट अमेंडमेंट है 1951 में, 1951 का पहला अमेंडमेंट है ये, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में, बस इतना। लैंड एंड फिर जैसे क्या क्या है, कैसे ऑर्डर्स है रिलेटेड, कैसे, अच्छा इसमें क्या क्या है, जैसे लैंड के बारे में है, उसके बाद लैंड टैक्स के बारे में है, उसके बाद रेलवे है, उसके बाद इंडस्ट्रीज है, बस इसके बारे में है, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें। उसके बाद आएगा 10th में है आपका 52th अमेंडमेंट 1985, इनकी अमेंडमेंट है सारी याद रखनी, जैसे 9, 10, 11, 12 चार ही तो है। इसमें मिलता है आपको एंटी डिफेक्शन लॉ को मैं फर्दर आगे बताऊंगा, तो वहीं पे पढ़ेंगे मेरा, मतलब ऐसे समझ लो कि कोई पार्टी, पहले क्या होता था कि जैसे A पार्टी है, उसने इलेक्शन जीत लिया और उसने सरकार बना दी, B पार्टी है उसके पास मेजोरिटी नहीं है, A पार्टी के पास मेजोरिटी है, उसने सरकार बनाई है। लेकिन अब क्या हुआ कि अब उसमें से एक बंदा है कोई A पार्टी का, वो चाहता है कि वो B पार्टी में जाए, तो पहले क्या होता था कि A पार्टी का बंदा B पार्टी में चले जाता था, तो उसकी सदस्यता नहीं रद्द होती थी, तो वो चला जाता था, वो ज्वाइन करता था, वो वहाँ पे मेंबर बन जाता था। लेकिन जब ये 1985 में, जब ये ज़्यादा बढ़ गया था 1985 में, सरकार ने क्या बोला कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाएंगे हम। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर ऐसा हुआ कि अगर कोई बंदा A पार्टी से B पार्टी में जाता है, A पार्टी ने सरकार बनाई है, वो B पार्टी में चला गया, तो उसके ऊपर लग जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ। और एंटी डिफेक्शन लॉ जो लगाएगा वो आपका लगाता है स्पीकर बोलेगा कि इसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगाओ, और इसको बाहर, उसकी सदस्यता हो जाती है रद्द, और रद्द होने की वजह से वहाँ पे दोबारा सिलेक्शन होते हैं। लेकिन किस केस में नहीं होता था, जब ये 52th अमेंडमेंट आई थी, वहाँ पे 1/3 था कि अगर 1/3, मान लो वही है सिनेरियो कि A पार्टी ने सरकार बनाई और B पार्टी में है, B पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो A पार्टी के 1/3 से ज़्यादा बंदे अगर ऊपर, 1/3 से ऊपर बंदे अगर कहाँ चले जाएंगे, B पार्टी में A पार्टी से B पार्टी में चले गए, तो वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा, वहाँ पे वो सारे के सारे बच जाएंगे और वो वहाँ पे दूसरी तरफ जा सकते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि 91st अमेंडमेंट 1985 में क्या होता है कि
सॉरी 91st अमेंडमेंट 2003 में क्या होता है, 2003 आई डोंट नो, मेरे को याद 2003 या 2001 के आसपास की है, 2003 की, हाँ 2003 है, 2003 की है। तो क्या होता है कि 2003 में जब आपकी 91st अमेंडमेंट लगती है तो क्या होता है कि वहाँ पे 1/3 का बढ़ा के 2/3 कर दिया जाता था, यानी कि 2/3 अगर जाएंगे, यानी कि 66% पीपल जाएंगे तो नहीं लगेगा, बस बाकी सब लग जाएगा। बस ये आपका एंटी डिफेक्शन लो। उसके बाद आपका आ गया, उसके बाद आपका आया दैट इज 11th में है कि 11th आपका 73rd अमेंडमेंट 1992 ये है। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि हमने पंचायत राज सिस्टम को बनाया, बस इसमें इतना है। और इसमें हमारे पास है सब्जेक्ट यानी कि पंचायत कितने सब्जेक्ट्स को लेके कानून बना सकती है, तो पंचायत बनाती है 29 सब्जेक्ट लेके लॉ बनाएगी, बस। उसके बाद 12th अमेंडमेंट है दैट इज म्यूनसिपैलिटीज। और म्यूनसिपैलिटी में ये आपका रूरल एरिया में होता है और ये आपका अर्बन एरिया में होता है। और यहाँ पे आप कितने सब्जेक्ट को लेके बना सकते हैं लोग, दैट इज 2/8 ऐसे याद रखना, बस और बस इतना याद रखना है। ये है आपका पूरा का पूरा शेड्यूल तक का लेसन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 22 पार्ट्स हैं। 22 पार्ट्स में क्या क्या है वो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। जैसे पार्ट वन है, पार्ट वन में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज है। अच्छा, ये चलता है आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। उसके बाद पार्ट 2 आ गया, पार्ट 2 आया, उसमें है 5 से लेके 11 तक। इसमें क्या चलेगा आपका, सिटीजनशिप चलेगी, और सिटीजनशिप है सिंगल सिटीजनशिप, बस जितने भी प्रोसेस है इसमें कैसे है, कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिले, कैसे त्यागी जाएगी वो। उसके बाद पार्ट थ्री में आपका 12 से लेके 35 तक, 12 से 35 यहाँ पे चलेगा आपका फंडामेंटल राइट्स, FR दैट इज फंडामेंटल राइट। उसके बाद आपका पार्ट फाइव आपका है DPSP, इसमें आएगा 36 to 51, बस इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अच्छा, इसमें पार्ट यहाँ पे और ये पार्ट 4 है, सो नोट 5 है। पार्ट 4A आपका 42th अमेंडमेंट के जरिए बना है 1976। स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है उसमें। फिर इसमें आपके पास 10 आपके पास वो बनती है फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन एक आपकी +1 उसके बाद बनती है 11। ये है आपकी 6 से 14 साल के बच्चों को फैमिली जो वो है, जो आपके पेरेंट्स, उनकी जिम्मेदारी होती है उनको शिक्षा प्रदान की जाए, उनका ड्यूटी है ये। तो इसमें आता है 6 to 14 एज, और ये आता है 86th अमेंडमेंट 2002, बस राइट टू द एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स, बस इतना। अच्छा, उसके बाद यहाँ हो गया। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद पार्ट 5 है। पार्ट 5 में क्या आता है, पार्ट 5 में आएगा आपका यूनियन के बारे में, यूनियन आर्टिकल, इसमें 52 151। अच्छा, उसके बाद पार्ट 6 स्टेट के बारे में आएगा, ये आएगा 150 to 37, 150 to 152 होगा शायद यहाँ पे, इसको मैं चेक कर लूँगा। उसके बाद हमारे पास एक अगले पार्ट इंपॉर्टेंट वाले पार्ट है, दैट इज पार्ट 9, दैट इज पंचायत के आर्टिकल हैं, यह 243 से 243 ओ। फिर पार्ट 9 का ए पार्ट है जो है म्यूनसिपैलिटी आर्टिकल, और ये है 243 बी से 243 जेड ए। अब शायद जेड जी भी होगा, ये शायद जेड जी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पार्ट
पार्ट 10 में आएगा शेड्यूल एंड ट्राइबल आर्टिकल। ये आपका 244 से 244A। इसके बाद पार्ट आपको याद रखना है, दैट इज 15A। इसमें आपका ट्रिब्यूनल्स आती हैं, ट्रिब्यूनल्स लाइक NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT 2010 में बनी है और इसका HQ है न्यू दिल्ली। और ये 42th अमेंडमेंट, ये भी 42nd अमेंडमेंट 1976 की देन है। अच्छा, उसके बाद अगला पार्ट याद रखने वाला है पार्ट 15। इसमें आता है इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन का आर्टिकल है ये। और ये 324 से 329A। मेन आपको ये वाला याद रखना 324, क्योंकि यहीं से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात होती है। उसके बाद आता है पार्ट 17। पार्ट 17 में है ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद है पार्ट 18, 18 मतलब 8 मतलब इमरजेंसी। ये आपका सबको याद है 352 से 360, 3 तो इमरजेंसी है। उसके बाद आपको याद रखना है पार्ट एक्स यानी कि पार्ट 20। पॉइंट 80 है आर्टिकल 368, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बस ये है, और इसी के साथ ये वाला सेक्शन भी खत्म।